कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया। और बताइए, कैसा रहा हमारे लास्ट सेशंस? क्लियर हुआ आपको सब कुछ? ओके। वैसे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म पे जाके फॉर्म फिलअप किया टू गेट द फ्री सर्टिफिकेट? अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप फ्री सर्टिफिकेट के लिए गूगल फॉर्म पे जाके अपना वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसकी जस्ट नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी है कि हम लोग इसका एक एग्ज़ाम लेंगे। हम पहले एक एग्ज़ाम लेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है देन आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक। एग्ज़ाम एग्ज़ाम आपका लाइव होगा। हम लाइव एग्ज़ाम लेंगे। देखो, ये एक बात है आपको समझने की कि ये खाली वीडियोस नहीं है कि खाली ये वीडियो हैं, हमने यूट्यूब पे वीडियो देख डाल दी, या कोई भी साइट आया, कोई भी ट्रेनिंग वाली साइट्स आई, उन्होंने अपनी वीडियो डाल दी और उसका चार्जेस एंड ऑल सारी थिंग्स वो ले रहे होते हैं। ठीक है, ये खाली वीडियो नहीं है। यहाँ वीडियो का कंसेप्ट नहीं होकर ये वीडियो हैं। बट अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो फेस टू फेस जूम पे बैठ के डायरेक्टली समझाएंगे। बहुत सब लोगों ने, जितनी भी साइट्स अभी तक चल रही हैं या जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो सिर्फ वीडियो हो रहे हैं, वीडियो बने हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि हम लोग को नहीं पता होता, हम लोग चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, बट नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक वीडियो है, आपको सुनना है। इसी तरीके से कुछ साइट्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पर भी वो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये एक वीडियो ना होके यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, वो डाउट्स होने पे उसकी क्लासेस कब मिलेंगी? पहले मेरे पास आप लोगों की इन्फॉर्मेशंस तो होनी चाहिए। फिर आप मेरे को जब रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैम हमें इस चीज़ की क्लास चाहिए या ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, देन हम लोग एक बैच बनाएंगे और उसके बाद हम आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, हमारी साइड से एक मैसेज आएगा और आपकी क्लास होगी जिसमें आप टीचर के साथ लाइव रहेंगे विद अपने लैपटॉप। आपके पास में जूम इंस्टॉल होना चाहिए और जावा का सॉफ्टवेयर स्टेम इंस्टॉल होना चाहिए। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर नहीं हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। मेरा फैकल्टी बैठ के या जो भी मेरी टीम के मेंबर्स हैं या मैं खुद आपको लाइव आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। जो भी डाउट्स हैं उनको डाउट्स को हम सिखाएंगे। ठीक है, तो बस इसके लिए सबसे पहले क्या हो, मैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दूँ कि कोई नया टेस्ट आ रहा है, हो सकता है बीच बीच में इसमें कोई टेस्ट की हम वीडियो अपलोड करें जो आपकी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हो और वो रिमूव कर दी जाए। मैंने कहा कि आज रात को 10 बजे एक टेस्ट की वीडियो अपलोड होगी, तो उसके लिए पहले आपके पास सब्सक्राइब हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया, आपने वो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देके आपने सबमिट कर दिया, ट्राई कर रहे हो बस एग्ज़ाम्स को। उसके बाद 15 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद रिमूव कर देंगे हम लोग। देखो, हर किसी कंपनी की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, मेरी कंपनी की भी अपनी कुछ पॉलिसी हैं। जो हम लोग यहाँ करा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हम लोग नहीं कराते, हमारे अलावा कोई और नहीं कराता। तो हर कोई अपने आप को बेस्ट ही कहता है। ये अभी जावा की हो रही है, अब मुझे पता चले कि बच्चा पाइथन की डिमांड कर रहा है तो हम लोग पाइथन भी स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर अगर सी एंड सी प्लस प्लस भी स्टार्ट है, डेटा साइंस स्टार्ट करें पहले या पाइथन करें, तो डिमांड आप ही लोगों की होनी है। आप ही लोगों को डिसाइड करके मुझे बताना है कि हम नेक्स्ट बैच कौन सा स्टार्ट करें। तो आप मुझे पहले सब्सक्राइब करें, गूगल फॉर्म फिलअप करें, मेरे को जो भी डाउट्स हैं अगर उन डाउट्स को अभी हैंड टू हैंड ही क्लियर करते चलें, और अपना जितना भी जल्दी हो सके उसको, वैसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। रीज़न बिहाइंड इज़, जितना बड़ा ग्रुप होगा हो सकता है इंक्वायरी क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ही मज़ा होगा। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो बाद में हम एक इसमें प्रोजेक्ट पे वर्क करा दूंगी मैं आपको। हाँ, हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क हम लोग करा सकते हैं कि मैं आपको जूम पे 4-5 लेक्चर दूंगी जिससे कि हम लोग प्रोजेक्ट वर्क पे जा सकते हैं। तो आप लोगों को अब अपने प्रोजेक्ट के लिए, अब अपनी क्लासेस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलर नेस्ट चैनल आपका एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। डिपेंड्स ऑन यू। चलो तो फिर ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, चलो ओके जी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारे आज के टॉपिक क्या थे? जो मैंने कल बोला था, हम लोगों के आज के टॉपिक थे स्टैटिक और फाइनल। ये दो टॉपिक मेरे पास बचे थे। कल हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल को डिस्कस किया था, और उससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों का क्या है, हमारा उसमें ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होती हैं, इसका प्रूविंग था। कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता है कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो, हाउ यू कैन प्रूव कि ईच एंड एवरी क्लास इज इनहेरिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। तो वो मैंने पहले आपको पूरा समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर ना? हम लोग जा रहे हैं आज स्टैटिक क्लास के लिए। ठीक, स्टैटिक वेरिएबल के लिए। स्टैटिक वेरिएबल्स
स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? स्टैटिक वेरिएबल, देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, हम लोगों ने कल ग्लोबल वेरिएबल का एक प्रोग्राम बनाया था। स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या थे कि हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और उसके अंदर हम लोगों ने एक आई वेरिएबल को एक आई वेरिएबल लिया था, इंक्रीमेंट फंक्शन था एंड ऑल थिंग्स, है ना। तो हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट वन के अंदर इंक्रीमेंट को दो को बार कॉल किया था और ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराया था, तो आउटपुट क्या आया था? 2 and 0। ठीक, स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है? स्टैटिक वेरिएबल रिमेन अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉपी नहीं बनाता, सिंगल कॉपी ऑफ सिंगल रिमेन ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक, फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? कैसे? अब इसका हम एग्जांपल करते हैं। देखो हम लोगों ने कल ये फंक्शन था, ये वाला प्रोग्राम था जो हम लोगों ने किसका बनाया था? इंट आई वॉइड इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस वॉइड डिस्प, और मैंने एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक सेशन वन क्लास सी और सेशन वन क्लास C1 का नाम से। अब मैंने कहा सी डॉट इंक्रीमेंट एंड सी डॉट डिस्प एंड देन C1 डॉट डिस्प, यही करा। तो आउटपुट इज अ 2 and 0। ठीक, क्यों आया था? चलो मैं एक बार दोबारा से समझा भी देती हूँ आपको किस तरीके से हम लोगों का ये कंसेप्ट आया था। मैं एक ड्रॉ करती हूँ। मेरे दो ऑब्जेक्ट बने थे, ठीक, एक किस नाम से? सी के नाम से, एक C1 के नाम से, और दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली कॉपी बनी थी आई वेरिएबल की। ठीक, एक इसके अंदर इंक्रीमेंट फंक्शन था और एक इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन था। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, आप दो ऑब्जेक्ट हो कॉलेज के, आपके अलग अलग मार्क्स के हैं, आपका अलग अलग रिजल्ट का मेथड है, सबके लिए अलग अलग वर्क करेगा। ठीक, इस आई वेरिएबल के अंदर इनिशियली वैल्यू क्या गई थी? 0। दोनों वेरिएबल के अंदर इनिशियली वेरिएबल क्या गई थी? 0। जब ये वाला इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ और ये डिस फंक्शन था, ये भी इसका इंक्रीमेंट था और ये इसका डिस्प था। जब मैंने कहा सी डॉट आई एन सी, फिर मैंने लिखा सी डॉट आई एन सी, तो क्या होगा? सी वेरिएबल का नाम ये वाला है और C1 आपका ये वाला है। ठीक, तो इसने क्या हुआ? दो ऑब्जेक्ट बने C एंड C1। तो इसका क्या हुआ? सी डॉट आई एन सी फंक्शन जब कॉल करा तो आई एन सी फंक्शन ने क्या वर्किंग कर रखी है? एक इंक्रीमेंट की। तो कहाँ गया? इसी की वेरिएबल में, इसी के लोकल वेरिएबल में जाएगा, जो इसी का वेरिएबल होगा इसके अंदर गया और आंसर क्या कर दिया इसने? 1। फिर दोबारा आपने करा, फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो लास्ट वैल्यू क्या थी? 1। तो अब क्या हो गई? 2। अब आपने कॉल किया C1 डॉट इंक्रीमेंट, तो जब C1 का इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो वो इसके वेरिएबल में वैल्यू करेगा, पर C1 डॉट इंक्रीमेंट हमने करा ही नहीं था। क्लियर? हमने सी डॉट इंक्रीमेंट हमने कहा सी डॉट डिस्प, तो सी का डिस्प मेथड किसकी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा? इसी की ना। आपका अगर हमने आपका रोल नंबर डाला है तो वो आप ही का रिजल्ट तो पास होगा, यहाँ पर हुआ। मैंने कहा C1 डॉट डिस्प जब नेक्स्ट लाइन करी तो वो इसका फंक्शन किसके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा? इसकी आउटपुट क्या था लास्ट? 0। तो आउटपुट विल बी 2 and 0। अब बात करते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल की। जैसे ही मैंने इसे स्टैटिक डिफाइन कर दिया, उस केस में क्या हुआ? स्टैटिक वेरिएबल के केस में स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होता है?
स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी बनती है, वो भी कहाँ बनती है, जेवीएम पे। आई वेरिएबल की ये डिस्प मेथड, इसका ये इंक्रीमेंट, ये डिस्प, ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ फंक्शंस गए, ये एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू बनी, कॉपी बनी आई की, जिसमें इनिशियली वैल्यू क्या थी, 0। ठीक, अब मैंने कहा सी डॉट इन, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ बनते हैं, जेवीएम पे, स्टैक पे। स्टैक एक मेमोरी होती है जिसमें मेरा स्टैटिक वेरिएबल और मेन फंक्शन स्टैक पे होता है, तो ये यहाँ पे बना है स्टैक पे। अब मैंने जब सी डॉट इंक्रीमेंट करा तो इसके इंक्रीमेंट फंक्शन ने देखा क्या आई वेरिएबल यहाँ है, नहीं है, तो वो कहाँ गया, स्टैक पे। उसको आई वेरिएबल वहाँ डिक्लेयर मिल गया, उसने आउटपुट क्या कर दिया, 0 से 1। उसने दोबारा से सी डॉट इंक्रीमेंट लिया तो 1 से क्या कर दिया, 2। अब उसने कहा सी डॉट डिस्प, तो इसका डिस्प मेथड भी किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसकी, और सी1 डॉट डिस्प इसकी भी किसको वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसी की। तो आउटपुट विल बी 2 and 2। क्लियर। आंसर विल बी 2 and 2। क्लियर, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल रिमेन अ सिंगल कॉपी। क्लियर है, हम इसे रब कर दें, चलो ठीक है। अब जिस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, अभी हम फाइनल उसी तरीके से देखो, स्टैटिक वेरिएबल है क्या, स्टैटिक इन टाइप, रिमेन ए सिंगल कॉपी। बट जैसे ही मैंने अभी मैंने इसे स्टैटिक हटा दिया, तो ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। इसने क्या दे दी, एरर, क्योंकि ये वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक, और ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। सॉरी, ये मेथड कैसा है, स्टैटिक। स्टैटिक मेथड ऑलवेज कॉल द स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड ऑलवेज कॉल द स्टैटिक मेथड और static variable always call the static next लिखो, static method always call the static method always call the static variable or static method। ठीक है। if you want to call a non-static method or non-static variable in static method, at that time you have to declare a ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स क्या है, देखो हमारी जावा के अंदर दो मेमोरी होती हैं, स्टैक और हीप। ये मेरी स्टैक है। जब भी मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल्स टू न्यू ए, तो ये लाइन दो लाइन से मिलकर बनती है, एक तो ये, दूसरी ये। इन दैट लाइन, फर्स्ट वाली लाइन के अंदर ए इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड नाउ इट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये न्यू क्या है, न्यू इज अ कीवर्ड, न्यू इज अ कीवर्ड टू allocate द मेमोरी। ठीक, मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे किस नाम से रेफरेंस वेरिएबल बना, ए के नाम से। ये है आपकी स्टैक।
और ये कौन सी मेमोरी आपकी? हीप। स्टैक आपकी ये मेमोरी है, स्टैक जिस पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना, और उसी टाइम पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ बना इसका? ऑब्जेक्ट बना इसका हीप पे, ये ऑब्जेक्ट बना। जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर के जितने भी मेथड्स होंगे या जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबको मेमोरी कहाँ मिलती है? इस हीप के अंदर। स्टैटिक वेरिएबल्स को, स्टैटिक मेथड को मेमोरी कहाँ मिलती है? स्टैक पे। तो मेन फंक्शन हमारा कैसा होता है? स्टैटिक हमेशा, क्योंकि हमारे जो रन करते हैं तो वो स्टैक को ही रीड करता है, बाकी किसी मेमोरी को रीड नहीं करता। तो इसीलिए मेन फंक्शन शुड बी इन स्टैक, स्टैक मेमोरी पे होता है। और यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये रेफरेंस वेरिएबल एक पॉइंटर की तरह वर्क करता है। जो बोलते हैं कि जावा में पॉइंटर नहीं है, तो विदाउट मेमोरी लिंकिंग तो वर्क ही नहीं हो रहा ना कहीं तो मेमोरी का एड्रेस है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंस वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेट, एक रेफरेंस ऐड कर रहा है, या एक कह सकते हो कनेक्शन कर रहा है विद द ऑब्जेक्ट। तब आप क्या लिखते हो? ए डॉट उस ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे हमने लिखा ए डॉट डिस्प, तो डिस्प इस मेथड के अंदर था, वो इसी में गया। आपने बनाया C1, तो C1 डॉट डिस्प वो इसके अंदर था। तो मतलब स्टैटिक मैटर्स हमेशा क्या करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स को ही कॉल करते हैं। रीजन देखो, इस वाले साइड के अगर हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये हीप है, हीप को नहीं हम रन करते, हमें क्या चाहिए? इसका कनेक्टर चाहिए, इसलिए हम स्टैक पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए इसको कनेक्ट करता है, इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, हीप से कोई कनेक्शन नहीं है, स्टैक की साइड, स्टैक से कनेक्शन है किसकी साइड? हीप की साइड। तो इसीलिए तो स्टैक पे अगर कोई वेरिएबल है तो क्या मुझे उसको कॉल करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जो स्टैक पे है उसे तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हाँ, जो हीप पे है उसे कॉल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? रेफरेंस वेरिएबल की, राइट। तो अभी अगर ये वेरिएबल कैसा है? ग्लोबल, नॉन स्टैटिक है, तो इट मीन्स ये कहां पर हुआ? हीप पे। और इसको कॉल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। या तो मैं क्या करूं यहां पे, ऑब्जेक्ट बना दूं और इस ऑब्जेक्ट से क्या कॉल करूं? आई, तो मेरी एरर खत्म। अगर मैंने इसे स्टैटिक ले दिया तो ये कहां आ गया? कहां गया? स्टैक पे। तब मुझे रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत ही नहीं होगी, मैं डायरेक्टली किससे कॉल कर दूंगी? वेरिएबल के नेम से। क्लियर? इसी तरीके से होते हैं, जिस तरीके से हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से मेरे स्टैटिक मेथड होते हैं। मैंने एक मेथड बनाया स्टैटिक वॉइड डिस्प, ठीक। अब इस डिस्प को कॉल करने के लिए अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो आप क्या करते? आप क्या करते? ऑब्जेक्ट बनाते, और आप क्या करते? सी डॉट डिस्प, बिल्कुल यही करते। अगर ये स्टैटिक कर दिया तो ये कहां पे आ गया? स्टैक पे। इसको हम डायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते हैं? मेथड के। क्लियर? स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक मेथड्स कैसे कॉल हो सकते हैं आपके? डायरेक्टली फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम से। क्लियर है? नाउ तो अब हम किस पे चलते हैं? अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं आपके फाइनल वेरिएबल पे। फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। इफ यू डिक्लेयर ए वेरिएबल with final keyword, you can't change the value. After declaration. आफ्टर डिक्लेरेशन। तो फाइनल वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। अगर आपने एक बार फाइनल वेरिएबल बना दिया तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जैसे मैंने ये स्टैटिक इंट लिया था, मैंने एक मेथड लिया था, चलो मैं इसे स्टैटिक ले देती हूँ, लूँ या नहीं, चलो मैं वॉइड ले रही हूँ, वॉइड डिस्प सॉरी
मेथड तो बना है। ये मेथड क्या कर रहा है, आई वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके साथ में आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कैसे करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को, प्लस के साथ कॉन्केनेट करके, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने जब इस डिस्प मेथड को कॉल करा तो क्या करोगे, एस डॉट डिस्प, ठीक है, एस डॉट डिस्प। हमने एस डॉट डिस्प किया तो इसने क्या करा, आई वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके आउटपुट विल बी 1, कोई दिक्कत, ठीक। मैंने इसे फाइनल कर दिया। जब मैंने इसे फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो सबसे पहले इसने एरर दे दी, क्योंकि फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, फाइनल वेरिएबल एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज होने कंपलसरी होते हैं। ठीक, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आपने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करा, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, सपोज करो मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया और मेरे को ये बनाना है कि मेरे को 100 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करनी है, किसी स्कूल ने डिवाइड करी, वो हम पर स्टूडेंट उसमें चार्ज ले रहे हैं। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल देंगे स्टार्टिंग में, वेरिएबल हमने एक फंक्शन, एक वेरिएबल बना के रख दिया जिसके अंदर हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट की नंबर को सेट कर रहे हैं। अगर मैं इसे यहीं पे स्टार्ट करके चलूँगी तो हर किसी के लिए 100 के लिए चलेगा, पर डिमांड आई कि किसी का 200 के लिए, किसी का 1000 के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि इस वैल्यू को मैं चेंज करूँ अपने अकॉर्डिंग, पर कोई दूसरा उसे चेंज ना कर पाए। तो इस टाइम पे ये क्या कहलाता है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। क्या कहलाता है, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, या तो आपको फाइनल वेरिएबल को कब डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अदरवाइज अगर आपने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं करा तो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे इनिशियलाइज करना होगा। तो मैंने यहां पे कर दिया i इक्वल्स टू 90, क्लियर, वो भी एक ही बार। तो क्या कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उस टाइम पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जैसे ही मैंने रन करा तो कंस्ट्रक्टर ने इसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया, 90। आप कहोगे इसने डिफॉल्टेड वैल्यू क्यों इनिशियलाइज नहीं करी, अगर नहीं कहोगे तो मैंने खुद ने बोल दिया। तो देखो इसने 90 वैल्यू क्यों नहीं इनिशियलाइज, 0 वैल्यू क्यों नहीं इनिशियलाइज करी, फाइनल वेरिएबल एक कांस्टेंट वेरिएबल है, यू हैव टू टेल कि कितनी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। अगर मैंने उसमें 0 इनिशियलाइज कर दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने, तो फिर तो उसकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। इसीलिए फाइनल वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता। क्लियर, आई थिंक कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो एक बार दोबारा से अपना कैप मारो। एंड नाउ जिस तरीके से हमारे फाइनल वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से फाइनल मेथड होते हैं, जिस तरीके से फाइनल वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से फाइनल मेथड होते हैं। फाइनल मेथड के लिए हम एक नेक्स्ट वो उसमें देखेंगे सेशन में, पर मैं यहाँ लिखवा देती हूँ फाइनल वेरिएबल का आपको। फाइनल वेरिएबल का मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। फाइनल मेथड कौन से होते हैं, फाइनल मेथड कांट बी ओवरराइड। ओवरराइड मतलब चाइल्ड क्लास में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट लेंगे, देन मैं फाइनल मेथड समझाऊंगी। एंड फाइनल क्लास
फाइनल क्लास कांट बी इनहेरिट। ठीक है, तो फाइनल जिस तरीके से फाइनल वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से फाइनल मेथड होते हैं। फाइनल मेथड कांट बी ओवरराइड, फाइनल क्लास कांट बी इनहेरिट। अगर आपने कोई प्रोग्राम बना के रख दिया जिसमें आपने अपने मेथड फाइनल कर दिए तो कोई दूसरा उसे अपने अकॉर्डिंग उसके तरीके को चेंज नहीं रहेगा। आप ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो ना कोई चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल मेथड कांट बी ओवरराइड, फाइनल क्लास कांट बी इनहेरिटेड। ये हमेशा ऑब्जेक्ट बना के कॉल होगी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट बना के कॉल होगी। क्लियर? चलो तो देखो एक बार, हमारा फाइनल वेरिएबल हो गया, स्टैटिक हो गया, ग्लोबल हो गया, लोकल हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी आपके लूपिंग पे। कंप्लीटली लूपिंग आएगा उसमें, फिर आएगा हमारा इनहेरिट कंसेप्ट। इनहेरिट के अंदर हमारा फाइनल एंड ऑल होगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे जावा 7 जावा 8 के NIO फीचर्स पे। एंड आपके NIO फीचर आपने शायद नहीं सुना होगा, थ्रेडिंग, इनहेरिटेंस एंड ऑल। यही इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि फाइनल वेरिएबल हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं डिक्लेयर करे तो कहाँ होंगे। दूसरी बात, अ लोकल वेरिएबल कांट बी फाइनल, नहीं लोकल वेरिएबल कांट बी फाइनल। वेट, हम इसको करते हैं। लोकल फाइनल वेरिएबल कांट बी ब्लैंक। रीजन बता। लोकल फाइनल वेरिएबल कांट बी ब्लैंक। रीजन बिहाइंड इज अगर इसे हमने ब्लैंक कर दिया तो कंस्ट्रक्टर तो मेथड के अंदर जाता नहीं, सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। दैट्स वाई फाइनल वेरिएबल आप लोकल डिक्लेयर कर सकते हो बट ब्लैंक नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल आपके क्लास लेवल पर ही होते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, बाय बाय।